हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में जूनियर जस्टिस एक्ट 2015 के जो सेक्शंस जो कि राजस्थान एपीओ सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं, आज हम उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो टोटल इधर इसमें सेक्शन 1 टू 26 हमको पढ़ना है। तो शुरू करते हैं अपने सेक्शन 1 से। तो सेक्शन 1 तो सिंपली एक्ट के बैकग्राउंड के बारे में बताता है। सेक्शन 2 डेफिनेशंस के बारे में बताता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पे। तो सेक्शन 4 में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का कॉम्पोजिशन कैसा होगा, इसमें कितने मेंबर्स होंगे, ये सब सेक्शन 4 में बताया गया है। अब आगे सेक्शन 5 टू 8 हमें ऐसे याद रखना है कि सेक्शन 5 टू 8 ट्रिपल पी करके। अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तो सेक्शन 4 में कवर हो गया। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करता क्या है? पहले तो वो इंक्वायरी करता है। मान लो कोई बच्चा इंक्वायरी के दौरान 18 ईयर्स का हो जाता है, तो वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा? वो उसको एज अ चाइल्ड ही ट्रीट करेगा। और मान लो जिस टाइम उसने ऑफेंस करा था वो उस टाइम बिलो 18 था, तो आगे भी इंक्वायरी में उसको एज अ चाइल्ड ही ट्रीट किया जाएगा। ये सेक्शन 5 और 6 बताते हैं। तो पहला पी तो प्लेसमेंट ऑफ पर्सन की बात करता है। अब आते हैं दूसरे पी पे जो कि प्रोसीजर की बात करते हैं। तो बोर्ड कौन सा प्रोसीजर अपनाएगा? तो प्रोसीजर में मेनली यही होगा कि एक चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा जिसमें कोई भी डराना टाइप कुछ भी नहीं होगा। अब आते हैं हम सेक्शन 8 पे जो कि पावर्स, फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता है। तो बोर्ड सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मंगवा सकता है, जो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज है उनकी इंस्पेक्शन कर सकता है, और लीगल एड भी प्रोवाइड करवा सकता है चाइल्ड को। तो सेक्शन 5 टू 8 3 पी करके हम याद कर सकते हैं, जैसे कि आप पीडीएफ में देख सकते हैं। तो 4 5 6 7 8 का कवर हो गया। अब आते हैं सेक्शन 9 पे। तो मान लो कोई मैजिस्ट्रेट है, वो एम्पावर्ड नहीं है, तो वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा? वो उस चाइल्ड को बोर्ड के पास फॉरवर्ड कर देगा। तो यही बोलते हैं सेक्शन 9। अब आते हैं सेक्शन 10 पे। तो सेक्शन 10 सिंपली यही बोलता है कि मान लो किसी चाइल्ड ने कोई ऑफेंस करा और ऐसा एप्रीहेंशन है, तो उसको बोर्ड के पास भेजा जाएगा विद इन 24 आवर्स। अब आते हैं सेक्शन 11 पे। तो जिस भी पर्सन के हम चार्ज में उस बच्चे को रखेंगे, कोई पर्सन हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक पेरेंट की तरह उसकी केयर करेगा। अब आते हैं सेक्शन 12 पे। तो कोई भी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होता है, कोर्ट को चाहिए कि उसको बेल दे दे। पर अगर मान लो कुछ दूसरी टाइप की सर्कमस्टांसेस है, जैसे अगर उसको रिलीज किया गया तो किसी गलत संगति में पड़ सकता है या उसकी जान को खतरा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो कोर्ट बेल नहीं देती। अब आते हैं सेक्शन 13 पे। तो सेक्शन 13 सिंपली यही बोलता है कि उस चाइल्ड के जो भी पेरेंट्स है या गार्जियन है, उनको इन्फॉर्मेशन दे पुलिस ऑफिसर। साथ में प्रोबेशन ऑफिसर को भी इन्फॉर्मेशन दे, ताकि सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जिसमें फैमिली का बैकग्राउंड भी देखा जाता है और एंटीसीडेंट्स भी देखे जाते हैं, तो वो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना सके प्रोबेशन ऑफिसर। अब आते हैं हम सेक्शन 14 में। तो सेक्शन 14 सिंपली यही कहता है कि जो भी इंक्वायरी होगी वो 4 महीने में कंप्लीट करनी होती है। स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड इंक्वायरी प्रोसेस है इसमें, और चाइल्ड फ्रेंडली एटमोसफेयर रखना होता है और सिंपल प्रोसीजर फॉलो करना होता है। समरी और समन ट्रायल में जो प्रोसीजर्स दिए हैं वो इसमें फॉलो करने होते हैं। अब आते हैं सेक्शन 15 में। तो सेक्शन 15 प्रिलिमिनरी असेसमेंट की बात करता है। तो मान लो कोई चाइल्ड है, उसकी एज अबव 16 है और उसने कोई हीनियस ऑफेंस करा है, तो उसकी क्या मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी थी वो चेक करने के लिए एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है, जो कि सेक्शन 15 के अंडर किया जाता है। उसमें ये डिटरमाइन किया जाता है कि इस चाइल्ड का जो ट्रायल है वो एज एन अडल्ट होना चाहिए या फिर बोर्ड ही उसके साथ डील करे। अब आते हैं हम सेक्शन 16 पे। तो सेक्शन 15 रिव्यू ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी की बात करता है। तो जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है, वो ही इसकी पेंडेंसी का रिव्यू करते हैं। और जो नेचर है, पेंडेंसी का नेचर क्या है, उसका रिव्यू हाई लेवल स्टेट कमेटी करती है। तो सेक्शन 10 टू 16 को हम ऐसे निमोनिक्स यूज करके याद रख सकते हैं। ACB I2P2। ACB, ए से एप्रीहेंशन, सी से चार्ज, बी से बेल। आई टू में पहला आई इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता है, जो कि पेरेंट्स को देनी होती है, प्रोबेशन ऑफिसर को देनी होती है। फिर सेक्शन 14 जो है वो इंक्वायरी की बात करता है। सिंपल जो बोर्ड की इंक्वायरी होती है 4 महीने के अंदर जो उसको करनी होती है। तो वो तो हो गया सेकंड आई। अब P2 की बात करते हैं। तो पहला पी प्रिलिमिनरी असेसमेंट की बात करते हैं, जो कि हीनियस ऑफेंसेस में किया जाता है अगर वो एज 16 ईयर से अबव है। और जो दूसरा पी है वो पेंडेंसी, रिव्यू ऑफ पेंडेंसी की बात करता है। तो P2 का सेकंड पी तो पेंडेंसी का हो गया। अब आते हैं हम सेक्शन 17-18 पे। तो 17-18 ऑर्डर्स की बात करते हैं जो कि बोर्ड पास करता है। मान लो जब बोर्ड ने इंक्वायरी करी और बोर्ड को ऐसा लगा कि चाइल्ड ने कोई ऑफेंस नहीं कर रहा है, तो वो कौन से ऑर्डर पास करेगा? सेक्शन 17 के अंडर वो आ जाएंगे ऑर्डर। और मान लो उसने ऑफेंस करा है, तो वो सेक्शन 18 के अंडर ऑर्डर आ जाएंगे, जिसमें रिफॉर्मेटिव ऑर्डर्स भी होंगे कि उसकी कैसी काउंसलिंग करी जाएगी, उससे मान लो कम्युनिटी सर्विस करवानी होगी, उससे रिलेटेड जो भी ऑर्डर होंगे, या उसको किस जगह रखा जाएगा, स्पेशल होम में, कौन सी प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा, ऐसे ऑर्डर्स सेक्शन 18 के अंडर पास होंगे।
अब आते हैं सेक्शन 19 पे। तो सेक्शन 19 तो सिंपली यही बात करते हैं कि चिल्ड्रन कोर्ट के पास जो भी बच्चा फॉरवर्ड किया बोर्ड ने, जो 16 ईयर से above था और उसने हीनियस ऑफेंस करा, कि इसका ट्रायल एज एन अडल्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसी जो भी पावर होती हैं वो सेक्शन 19 के अंडर आ जाती है। अब आते हैं सेक्शन 20 पे। तो मान लो कोई भी बच्चा ऐसे कन्विक्ट हुआ, वो चाइल्ड कन्विक्ट हुआ और उसको मान लो प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा गया, वो जो भी सेंटेंस जो भी सर्व कर रहा है वो प्लेस ऑफ सेफ्टी में सर्व कर रहा है, तो उधर रहते हुए वो अगर अबव 21 होता है तो कोर्ट उसका फिर से इवेल्युएशन करेगी। कोर्ट ये चेक करेगी कि हाँ इसमें कुछ रिफॉर्म आया कि नहीं आया। अगर उसको ऐसा लगता है कि इसमें रिफॉर्म नहीं आया है तो वो उसको जेल में भेज देगी, वो जितना भी रिमेनिंग टाइम होगा वो जेल में ही सर्व करेगा। तो सेक्शन 17 to 20 को भी हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो 17-18 है वो ऑर्डर्स की बात करते हैं जो कि बोर्ड पास करेगा। 19-20 चिल्ड्रन कोर्ट्स की पावर की बात करता है। अब आते हैं 21 to 24 वाले सेक्शंस पे। तो पहला सेक्शन जो 21 है वो इन ऑर्डर्स की बात करता है जो कि किसी चाइल्ड के अगेंस्ट पास नहीं हो सकती, जैसे लाइफ सेंटेंसेस हो गई, डेथ पेनल्टी होगी, जिसमें बच्चा छूट ही नहीं सकता, तो ऐसे ऑर्डर्स पास नहीं किए जाएंगे किसी भी चाइल्ड के अगेंस्ट, वो सेक्शन 21 बोलता है। सेक्शन 22 यही बोलता है कि किसी भी चाइल्ड को प्रिवेंटिव डिटेंशन में हम नहीं रख सकते या फिर कोई पीस बॉन्ड नहीं साइन करवा सकते थिंग प्रोड्यूस करने के लिए। अब आते हैं सेक्शन 23 पे। तो कोई भी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होगा, उसका किसी भी अडल्ट के साथ जॉइंट ट्रायल नहीं होगा, जॉइंट प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, ये कहता है सेक्शन 23। अब आते हैं सेक्शन 24 पे। तो हर टाइप की डिस्क्वालिफिकेशन जो कि कन्विक्शन से रिलेटेड होगी इस एक्ट के अंडर, उसको रिमूव किया जाएगा। मतलब जो भी चाइल्ड है उसको, जिसको एज अ चाइल्ड ही ट्राई किया गया है, उसके आगे ये रिकॉर्ड्स जो भी होंगे वो डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। पर जिसको एज एन अडल्ट ट्रीट किया गया है, एज एन अडल्ट उसका ट्रायल हुआ है, तो उसके जो रिकॉर्ड्स होंगे उनको रखा जाएगा, उनको रिटेन किया जाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। तो 21 to 24 इनको आप ऐसे याद करो, चाइल्ड के फेवर वाले सेक्शंस हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दिए गए हैं। तो इन चार का सेट अलग हो गया। अब आते हैं सेक्शन 25 पे। तो 25 सिंपली ये कहता है कि इस एक्ट के आने से पहले जो भी प्रोसीडिंग्स बोर्ड के सामने चल रही थी, किसी भी कोर्ट में चल रही थी, वो वैसे ही चलेंगी। ये एक्ट उन प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आते हैं सेक्शन 26 पे, जो कि लास्ट सेक्शन है सिलेबस के हिसाब से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, राजस्थान एपीओ सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसमें यही बोला गया है कि कोई भी चाइल्ड है, अगर मान लो वो भाग जाता है, कस्टडी से भाग जाता है, स्पेशल होम से भाग जाता है, ऑब्जर्वेशन होम से भाग जाता है, तो फटाफट जैसे ही आपने उसको वापस पकड़ा तो उसको बोर्ड के सामने प्रेजेंट करना है विद इन 24 आवर्स। और कोई भी एडिशनल लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी उसके इस एक्शन से रिलेटेड, कुछ भी नहीं होगा आगे। चलो एक बार शुरू से वापस देख लेते हैं। तो टोटल सेक्शन 1 to 26 जो भी जितने भी सेक्शन से दिए हैं वो देखते हैं। सेक्शन 1 बैकग्राउंड के बारे में बताता है, सेकंड डेफिनेशन के बारे में, फोर्थ में हमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में पढ़ा। फिर ट्रिपल पी देखना है। ट्रिपल पी में मतलब 5 to 8 जो सेक्शंस है वो कवर होंगे। पहला प्लेसमेंट के बारे में बताता है, पहला पी, तो उसमें 5 और 6 कवर हो गए। दूसरा पी प्रोसीजर की बात करता है, बोर्ड क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा। तीसरा पी पावर्स की बात करता है, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि बोर्ड की होंगी। 9 में बोला कि जो मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है उसके सामने कोई चाइल्ड प्रेजेंट किया जाता है तो वो आगे क्या करेगा, वो बोर्ड के सामने ही उसको फॉरवर्ड करेगा, ये बताता है सेक्शन 9। अब हमने 10 to 16 को अलग सेट से पढ़ा। सेट तो हमने इसको तो निमोनिक ट्रिक से ही याद रखना है, ACB I2P2। ACB I2P2 से हमें सेक्शन 10 to 16 जो सेक्शन है वो हमें याद रहेंगे। 17-18 में हमने उन ऑर्डर्स की बात करी जो बोर्ड पास कर सकता है। फिर हमने 19-20 उन चीज़ों, उन ऑर्डर्स की बात करी, उन पावर्स की बात करी जो कि चिल्ड्रन कोर्ट की है, चिल्ड्रंस कोर्ट की। फिर 21 to 24 वो वाले लॉज है जो चाइल्ड के फेवर वाले हैं, कौन से ऑर्डर उनके पास, उनके अगेंस्ट पास नहीं हो सकते, कोई जॉइंट ट्रायल नहीं होगा, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रख सकते, उनसे पीस बॉन्ड साइन करवा सकते, उसको रिमूव किया जाएगा। और 25 to 26 को तो ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं यूज होगी। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिए जे एक्ट के सेक्शंस एपीओ सिलेबस के हिसाब से। आई होप आपको थोड़ी बहुत इससे मदद मिली होगी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो मिली होगी। थैंक यू सो मच। ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 8 दिन रह गए हैं। तो एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले सारे बेयर एक्ट जितने भी सिलेबस में दिए गए हैं उनके सेक्शंस को हमें ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है। बाकी आप सब अच्छे से पढ़ना, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।